गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हमने जो टॉपिक लिया है वो मैथ के ऊपर लिया है हमने, और जो आज का टॉपिक है हम लोगों का वो है हम लोगों का क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आपने इस चीज़ के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में ले ली थी, जिसमें आपको ये पता चला था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो होते हैं जिनकी डिग्री कितनी हो, 2 हो, जिनकी डिग्री 2 हो। और डिग्री क्या होती है? हमारे जो अननोन वेरिएबल हैं उनकी सबसे मैक्सिमम एक्सपोनेंट आपको उस वाली इक्वेशन में या उस वाले पॉलिनोमियल में कितनी मिलेगी? 2। जैसे अगर आपको कोई दे 4x³ माइनस 3x² प्लस 2 और आपसे कोई पूछे क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो आप बोलोगे कि सर यहाँ पे अननोन वेरिएबल मेरा x है जिसकी सबसे मैक्सिमम पावर मुझे 3 दिख रही है, इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये आपकी क्यूबिक पॉलिनोमियल है। क्यूबिक पॉलिनोमियल मतलब कि आपकी डिग्री कितनी होनी चाहिए? 3। ठीक है। तो आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में एक चीज़ पता चले कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की मैक्सिमम डिग्री कितनी होती है? 2। तो आप सबसे पहले ये जान लीजिए कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल एक्सप्रेशन क्या होती है। तो आपको मालूम है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल एक्सप्रेशन होती है ax² प्लस bx प्लस c। और हमें यह भी मालूम है कि यहाँ पे मैक्सिमम डिग्री 2 है। a, b और c ये तीनों मेरे कोई कांस्टेंट हैं, या फिर मैं ये कहूँ कि a और b में a जो है वो आपका कोएफिशिएंट ऑफ x² है, b आपका कोएफिशिएंट ऑफ x है, और c जो है वो उसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं लगा है, इसका मतलब ये आपका कांस्टेंट है। तो आपसे कोई पूछे 2x² माइनस x माइनस 5 में a, b और c की क्या वैल्यू होगी, तो आप बोलोगे कि सर मैं इससे इक्वेट कराऊंगा, ax² प्लस bx प्लस c से इक्वेट कराऊंगा। तो मैं देखूंगा x² का कोएफिशिएंट यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है, इसका मतलब a की वैल्यू कितनी हो गई? 2। x का कोएफिशिएंट यहाँ पे b है और यहाँ पे -1 है, इसका मतलब b की वैल्यू कितनी हो गई? -1। प्लस c की वैल्यू -5 के बराबर है, इसका मतलब c की वैल्यू कितनी हो गई? -5। यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। दूसरी चीज़ आपको ये पता चली कि हमारी जितनी ज़्यादा डिग्री होगी उतने ज़्यादा हमारे सॉल्यूशन निकलेंगे। कहने की बात, अगर मैं आपको बोलूं x² = 16, तो आप बोलते हो कि सर इसका आंसर x = 4 आएगा, लेकिन क्या ये आंसर सही है? तो आप बोलोगे कि हाँ सर ये आंसर तो सही है, लेकिन यहाँ पे हमारी डिग्री 2 होने के कारण हमारे आंसर तो 2 आने चाहिए। तो आपके आंसर 2 तभी आएंगे जब आप x = 4 और x = -4 लेंगे। अब आप यहाँ पे पुट करके देखिए, चाहे आप 4 पुट करें चाहे -4 पुट करें, आपको आंसर 16 ही मिलेगा। तो आपको एक चीज़ पता चली कि अगर मेरे को x² = 5 दे रखा है तो मेरे x की वैल्यू प्लस और माइनस √5 होती है। ठीक है। प्लस और माइनस मतलब ये हुआ कि आप प्लस √5 भी ले सकते हैं और माइनस √5 भी ले सकते हैं। तो ये जो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चैप्टर बना है, इसके अंदर हम लोग सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स के बारे में तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कौन कौन तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं, या कोई भी सेकंड डिग्री इक्वेशन आती है उसको सॉल्व करने के हमारे पास क्या क्या तरीके हैं, उसके ऊपर आपका ये चैप्टर बना है। ठीक है। तो मैं चैप्टर में बढ़ने से पहले आपको पहले इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे इस चीज़ को हम लोग देख लेते हैं, और आप भी समझ लीजिए एक समरी के रूप में कि इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे। उसके बाद धीरे धीरे हम लोग क्वेश्चन लेंगे और हर एक क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। आइए, तो इसमें सबसे पहली लाइन जो लिखी गई है, ध्यान से समझिएगा एक एक लाइन। ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कोई भी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 हो वो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। जनरल फॉर्म क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की ax² प्लस bx प्लस c होती है, जो मैंने आपको बताया।
ठीक है। दूसरी चीज़, जिसमें ए बी सी आपके कांस्टेंट हैं और आपका ए 0 नहीं होना चाहिए। अब ये चीज़ बार बार लिखने का मतलब क्या है कि ए 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप ए की वैल्यू 0 पुट कर देंगे तब आपका एक्स स्क्वायर पूरा का पूरा ख़त्म हो जाएगा और अब आपकी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि अब मैक्सिमम डिग्री एक्स की कितनी है? 1। तो इसका मतलब ये लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। तो आपको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि अगर मेरे को ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी फॉर्म दी गई है तो इसमें ए की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, तभी जाके ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए, अब आपसे जैसे मान लीजिए किसी ने बोला पी ऑफ एक्स। पी ऑफ एक्स मतलब हुआ ये पॉलिनोमियल एक्स वेरिएबल का है। अब मैंने यहाँ पे दिया आपको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि P2 की वैल्यू क्या होगी। तो P2 की वैल्यू लिखने का मतलब ये हुआ कि आपको x की जगह पे क्या पुट करना है? 2 पुट करना है। तो ये हो जाएगा आपका a इंटू 2 स्क्वायर प्लस b इंटू 2 प्लस सी। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए, तो इसी को हम लोग कहते हैं वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट द गिवन पॉइंट। आपको कोई भी एक पॉइंट दे देगा और उसके ऊपर वैल्यू निकालने को कहेगा। ठीक है। मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, और आपसे किसी ने बोला कि p ऑफ रूट 2 इसमें निकालो। तो p ऑफ रूट 2 मतलब ये हुआ कि आपको x की जगह पे रूट 2 पुट करना है। तो 3 इंटू रूट 2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू रूट 2 प्लस 1, कुछ ये होगा आपका। और रूट 2 का स्क्वायर आपको मालूम है 2 होता है, तो ये हो गया 6 माइनस 3 रूट 2 प्लस 1। तो आपकी वैल्यू कितनी आ गई? 7 माइनस 3 रूट 2। ये वैल्यू किसकी है? p ऑफ रूट 2 की वैल्यू है ये। तो इसी को हम लोग वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल कहते हैं, जो हम निकालते हैं। अब इन्होंने कहा कि अगर मान लीजिए आपको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी कोई p ऑफ x दे रखा है और आपने p ऑफ लेमडा कोई चीज़ निकाली, तो p ऑफ लेमडा मतलब ये हुआ कि आपको x की जगह पे लेमडा पुट करना है। तो इसका मतलब ये हो गया a लेमडा स्क्वायर प्लस b लेमडा प्लस c। ठीक है, ये वैल्यू हो गई। इस वैल्यू को सॉल्व करने पे मान लीजिए आपका आंसर 0 आता है, तो हम ये बोलेंगे कि p ऑफ लेमडा हमारा अगर 0 आया, देन लेमडा इज द सॉल्यूशन, लेमडा इज द 0 एंड लेमडा इज द रूट। ये तीनों चीज़ आपकी उसकी सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन वही होता है जिस वैल्यू पे हम लोगों का p ऑफ x 0 निकल जाए। क्या ये बोल रहा है? देखिए एक बार, आपको मैंने दिया p ऑफ x इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 2, मान लीजिए मैंने आपको यही दिया, और मैं आपसे p ऑफ 1 पूछ रहा हूँ। तो p ऑफ 1 मतलब ये हुआ कि आपको 2 इंटू 1 स्क्वायर कितना हो गया? 1 माइनस 2 कितना आ गया? 0। तो इसका मतलब 1 इज़ द रूट ऑफ द इक्वेशन, या 1 इज़ द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। और ये 1 है क्या असल में? ये 1 आपका x इक्वल टू 1 पुट करने पे निकला है। तो इसका मतलब x इक्वल टू 1 आपका क्या है? सॉल्यूशन है। ठीक, आगे देखिए। तो आपको ये समझ में आया। देखिए यहाँ पे रियल नंबर अल्फ़ा इज सेड टू बी द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल इफ़ p अल्फ़ा इक्वल टू 0। जिस भी वैल्यू पे आपकी p ऑफ x की वैल्यू 0 आ जाए उसे हम लोग उसका सॉल्यूशन या 0 कहते हैं। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए, अगर हमें p ऑफ x कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है और p ऑफ x इक्वल टू 0 पुट कर रहे हैं, तो वो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। ये कह रहा है कि आपको जो पॉलिनोमियल दिया जाता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया जाता है,
अगर आप इसे इक्वल टू 0 पुट कर देंगे तो इक्वल टू के कारण ये इक्वेशन बन गई, और जो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो अब किस में चेंज हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो आपको ये चीज़ समझ में आई कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन तब होती है जब आपके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम 0 के बराबर पुट कर दें। ठीक है। और ये बता रहा है कि आप जब इसे सॉल्व करके जो इक्वल टू 0 पे सॉल्व करके जो x की वैल्यू निकालेंगे वो x की वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी, क्योंकि डिग्री 2 है। और वो दोनों जो नंबर होंगे उनको इनमें पुट करने पे आपको 0 मिलेगा, क्योंकि आप इक्वल टू 0 पे इक्वेट किए हैं। तो ये जो दो नंबर आपको मिलेंगे यही दोनों नंबर उसके रूट्स या फिर जीरोस कहलाते हैं। ठीक है। तो अगर कोई बोले कि अगर ax² प्लस bx प्लस सी, ax² प्लस bx प्लस सी, और आपको बोले हैं कि अल्फ़ा इज़ द सॉल्यूशन या अल्फ़ा इज़ द रूट ऑफ द पॉलिनोमियल। अल्फ़ा अगर इस वाली जो इक्वेशन है या ये जो पॉलिनोमियल है इसका रूट है, तो इसका मतलब p ऑफ अल्फ़ा पे आपको वैल्यू कितनी मिल रही है, 0। मतलब आप x की जगह पे अगर अल्फ़ा पुट करेंगे तो वो आपको 0 के बराबर मिलेगा अगर वो उसका रूट है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए। अब इन्होंने बताया कि आपको जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी जाती है ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0, इसको हम 3 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। और वो 3 तरीके क्या हैं? पहला, या तो आप इसे फैक्टराइज से सॉल्व करिए, मतलब उसको फैक्टराइजेशन कर दीजिए, उससे सॉल्व कर दीजिए। और फैक्टराइजेशन मतलब क्या होता है, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। आप मिडल टर्म जो ये b है इसको a और c के रिस्पेक्ट में आप इसे स्प्लिट करते हैं और उसके बाद इसका फैक्टराइज करते हैं। तो ये हो गया एक तरीका फैक्टराइज। दूसरा तरीका जो है आपके पास वो है आपके पास स्प्लिटिंग द कंप्लीटिंग द स्क्वायर। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मतलब ये हुआ कि आप ये जो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है इसमें कोई स्क्वायर बनाएंगे या होल स्क्वायर बनाएंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। और तीसरा है डायरेक्ट फार्मूला। और तीसरा जो है हमारे पास वो है डायरेक्ट फार्मूला। ठीक है। इन 3 तरीके से, और यही आपके इस चैप्टर का मतलब है कि आपको इन 3 तरीके से किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के तरीके पता होने चाहिए। तो हमारा काम ये है कि इन 3 तरीक़ों पे किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं उन्हें हम देख लें, ताकि हमें ये पता चल जाए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कौन कौन तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। आगे आइए, आगे देखिए क्या लिखा है। आगे इसने लिखा है कि आपका जो ये इक्वेशन है, आपका जो ये इक्वेशन है, क्या इक्वेशन है देखिए, ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0। आपको मालूम है कि इसके 2 सॉल्यूशन निकलेंगे। मान लीजिए वो 2 सॉल्यूशन कौन से हैं, अल्फ़ा और बीटा। अल्फ़ा और बीटा अगर सॉल्यूशन हैं तो इसका मतलब p ऑफ अल्फ़ा पे भी आपको 0 मिलेगा और p ऑफ बीटा पे भी आपको 0 मिलेगा। ठीक है। तो डायरेक्ट जो सॉल्यूशन था हम लोगों का वो असल में क्या था, -b प्लस और माइनस √d/2a। ये आपका डायरेक्ट फार्मूला है जो आपको अपने दिमाग में रखना है कभी भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हो। अब इस क्वेश्चन को हम समझते हैं ये क्या है। मान लीजिए आपको 3x² - 2 - 4x दे रखा है और आपसे कोई बोल रहा है कि इसका सॉल्यूशन निकालो डायरेक्ट, उससे डायरेक्ट फार्मूला से। तो डायरेक्ट फार्मूला हमारा क्या कहता है, -b प्लस और माइनस √d/2a। ठीक है। हमें a की वैल्यू यहाँ से 3 मिल गई। b हमारा x का कोएफिशिएंट होता है, तो इसका मतलब b की वैल्यू कितनी होगी, -4, और c की वैल्यू कितनी होगी, -2। ये क्यों हुई है, अगर आप ax² प्लस bx प्लस सी से इसको कंपेयर करेंगे तो आपको a, b और c की वैल्यू मिल जाएगी। तो मेरे ख्याल से इस वाले में आप b की जगह पे
-4 रखेंगे, a की जगह पे 3 रखेंगे। लेकिन ये d क्या है? तो d को हम लोग याद रखिएगा, d को हम लोग डिस्क्रिमिनेंट के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? डिस्क्रिमिनेंट के नाम से जानते हैं। और ये d से ही आपका ये पता चलता है कि आपके रूट रियल है, इमेजिनरी है, इक्वल है, क्या है। ज़रा देखिए इसको एक बार मैं आपको बताता हूँ। हमें दिया है -b प्लस और माइनस √d/2a, और मैंने आपको बोला कि मान लीजिए d की वैल्यू 0 आ रही है। यहाँ पे d आपने जो निकाला, अभी d होता क्या है वो मैं आपको बाद में बताऊँगा। पहले आप ये देखिए, अगर आप इसमें d की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो मेरे ख्याल से ये पूरी टर्म आपकी 0 हो जाएगी, और आपका जो रूट आएगा वो आएगा -b/2a एक रूट और -b/2a दूसरा रूट। आप एक बार नहीं लिख सकते क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो 2 सॉल्यूशन आने चाहिए, और आपके दोनों सॉल्यूशन बराबर आ रहे हैं। दोनों सॉल्यूशन आपके बराबर आ रहे हैं और वो भी रियल आ रहे हैं। तो इसका मतलब हम इसे क्या कहेंगे कि d अगर हमारा 0 आ गया तो ये होता है हमारा रियल एंड इक्वल रूट्स। ठीक है, तो रियल और इक्वल रूट्स कब होते हैं? जब हमें d = 0 मिले। और d = 0 पे रियल और इक्वल रूट कौन कौन से हैं? -b/2a और -b/2a, दोनों रूट आपके इक्वल आ रहे हैं। अब देखिए, मान लीजिए -b प्लस और माइनस √d/2a आया, और मैं बोल रहा हूँ कि d की वैल्यू 0 से बड़ी आई। इस बार d = 0 नहीं आया, इस बार आपका d का वैल्यू 0 से बड़ा आया। जैसे ही d का वैल्यू 0 से बड़ा आएगा तो आप देखेंगे -b के साथ प्लस और माइनस में कोई ना कोई एक नंबर आएगा जो इस √d से निकला होगा /2a। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें भी आपके 2 सॉल्यूशन निकलेंगे, और वो 2 सॉल्यूशन क्या हैं ज़रा देखिए आप। अगर मेरा -b प्लस और माइनस √d/2a मेरे 2 वैल्यू हैं अल्फ़ा और बीटा जो मेरे निकलते हैं, तो मेरे अल्फ़ा की वैल्यू हो गई -b, एक बार आप प्लस ले लेंगे /2a, और बीटा के लिए आप एक बार माइनस ले लेंगे -b -√d/2a। ये 2 सॉल्यूशन आपके आएंगे, और आप देख रहे हैं ये दोनों सॉल्यूशन अलग आ रहे हैं। कब अलग आ रहे हैं? जब आपको d की वैल्यू 0 से बड़ी मिलती है। d की वैल्यू जब 0 मिलती है तब आपके रूट केवल -b/2a आते हैं। जैसे ही d की वैल्यू 0 से बड़ी मिलेगी तो आपको -b प्लस √d/2a और -b -√d/2a मिलेगा। अब आप देख रहे हैं ये दोनों रूट आपके अलग अलग आ रहे हैं, लेकिन अभी भी ये दोनों रियल ही हैं, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? रियल एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट मतलब क्या होता है? अलग अलग अगर रूट आपको मिलेंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, या रियल एंड डिफरेंट रूट, या रियल एंड अनइक्वल रूट्स। अनइक्वल मतलब कि आपके दोनों रूट इस बार अनइक्वल आ रहे हैं, मतलब इक्वल नहीं आ रहे। तो आपको 2 कंडीशन पता चली कि अगर मुझे ax² + bx + c दिया गया है, तो मेरी अगर d की वैल्यू 0 आती है तो मेरे रूट कैसे होंगे? रियल और इक्वल। और उस समय पे जो मेरे इक्वल रूट आएंगे उनकी वैल्यू क्या होगी? -b/2a। हमेशा दोनों की वैल्यू आपकी -b/2a होगी, अल्फ़ा और बीटा की। अगर आपकी d की वैल्यू 0 से बड़ी आई तब आपके क्या होते हैं? रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट या रियल एंड अनइक्वल रूट। और ये रियल एंड अनइक्वल रूट क्या होंगे? -b प्लस और माइनस √d/2a। इसमें एक बार आप प्लस लेंगे तो अल्फ़ा आ जाएगा, और एक बार माइनस लेंगे तो बीटा आ जाएगा। ठीक है, ये 2 कंडीशन आपको समझनी है कि रियल रूट के समय पे होती है। तो मान लीजिए अगर किसी ने लिखा आपको d > 0, किसी ने आपको ये लिख के दे दिया, तो इसका मतलब तो यही हुआ कि आपके जो रूट हैं वो पहली बात तो रियल तो होंगे ही, क्योंकि d = 0 और d > 0 पे आपको रियल तो मिलेगा ही। दूसरा, रियल के बाद इसमें आपको इक्वल भी रूट मिल सकते हैं और अनइक्वल भी मिल सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर मैं d = 0 लूँगा, क्योंकि दोनों चीज़ दी गई है, तो d = 0 पे मुझे इक्वल रूट मिलेंगे,
और d ग्रेटर देन 0 पे मुझे क्या मिलेंगे, अनइक्वल रूट्स। तो इसका मतलब d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दिया हो तो आपको रियल, इक्वल और अनइक्वल रूट सारी चीज़ मिलेंगी। तो अगर कोई आपसे बोले जैसे मैं लिखा हूँ 3x² माइनस 4x माइनस 2, ठीक है, और मैं पूछ रहा हूँ कि इसके रूट्स जो हैं वो रियल हैं, रियल इक्वल हैं, रियल अनइक्वल रूट्स हैं, कैसे रूट्स हैं, तो आप कैसे पता करेंगे? तो आप इसके लिए क्या पता करेंगे, जब भी ऐसे रूट निकालने होते हैं तो हमें d पता करना होता है। अब हम देखते हैं कि ये d असल में है क्या। तो d असल में, d को हम लोग सबसे पहले तो क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। और ये डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आपकी बराबर होती है b² माइनस 4ac के। इसको अपने दिमाग में डाल लीजिए कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू किसके बराबर होती है, b² माइनस 4ac के। ठीक है, तो आपको इसमें b, a और c की वैल्यू रखनी है। ये b और a और c की वैल्यू कहाँ से आएगी, जो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई होगी उससे आपकी d की वैल्यू आएगी। और a, b, c आपको यहाँ से पता चल जाएगा, आप इस d में पुट कर देंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो हमने अभी तक क्या सीखा, हमने अभी तक ये सीखा कि अगर मुझे ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 दिया गया है तो इसका हमें रियल रूट पता करने के लिए, अगर मुझे केवल बोला जाए कि इट हैज़ ओनली रियल रूट्स, तो रियल रूट्स तो इक्वल भी हो सकते हैं, अनइक्वल भी हो सकते हैं। तब आप क्या कंडीशन लगाएंगे, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर मैं बोलूँ रियल एंड अनइक्वल रूट्स, तब मेरी कंडीशन क्या होगी, d ग्रेटर देन 0। अगर मैं बोलूँ रियल एंड इक्वल रूट्स, तब मेरी कंडीशन क्या होगी, d इक्वल टू 0। और आपका d किसके बराबर है, तो आपको मालूम है कि d आपका b² माइनस 4ac के बराबर है। ठीक, d आपका किसके बराबर है, b² माइनस 4ac के बराबर है। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई तो मेरे ख्याल से आपको 3 कंडीशन समझ में आई। और वो 3 कंडीशन क्या है, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, d इक्वल टू 0, d ग्रेटर देन 0, और अब हमारा क्या बच गया, d स्मॉलर देन 0। ये कुछ कंडीशन है जिसमें पहली वाली कंडीशन को हम लोग केवल रियल रूट बोलेंगे। रियल रूट मतलब ये रूट आपके इक्वल भी हो सकते हैं, अनइक्वल भी। दूसरे वाले में आप बोलोगे रियल एंड इक्वल रूट्स, तीसरे वाले में बोलोगे रियल एंड अनइक्वल रूट्स, और चौथे वाले में बोलोगे आप इमेजिनरी रूट्स। तो इमेजिनरी रूट्स तभी आते हैं, या अनरियल रूट, अनरियल मतलब कि जो रियल ना हो, वो रूट तभी आएंगे जब आपकी d की वैल्यू 0 से छोटी होगी, जब आपकी d की वैल्यू 0 से छोटी होगी। अब आप मेरी बात समझने की कोशिश करिए। अगर मुझे √d दिया हुआ है, जो मैं निकालता हूँ किस में, -b प्लस और माइनस √d/2a में। अगर मेरी d की वैल्यू छोटी हो गई, मान लीजिए मेरी d की वैल्यू हो गई -6, तब आप देखेंगे कि अंडर रूट के अंदर कोई भी माइनस की साइन अगर आती है मेरी, तो उसका मेरा आंसर क्या आता है, इमेजिनरी आता है। तो इसीलिए आपकी d की वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी होनी चाहिए, तभी आपको रियल रूट मिलेंगे। जैसे ही d की वैल्यू 0 से छोटी होगी, आपको इमेजिनरी रूट मिलना शुरू हो जाएंगे। अब इन क्वेश्चनों को बनाते कैसे हैं ये लोग, ये समझने की कोशिश करिए आप। मान लीजिए आपको दिया है 3x² माइनस kx प्लस 2 प्लस k। ठीक है, आपको दिया है 3x² माइनस kx प्लस 2 प्लस k आपको दिया गया है, और आपसे बोला है इट हैज़ रियल एंड इक्वल रूट्स। इस वाली इक्वेशन के रूट्स हैं रियल एंड इक्वल, तो k की वैल्यू क्या होगी। हमें ऊपर क्वेश्चन क्या दिया है, 3x² माइनस kx प्लस 2 प्लस k, और हमसे पूछा गया है कि अगर ये रियल और इक्वल रूट हैं तो k की वैल्यू क्या होगी। तो हमें मालूम है कि रियल और इक्वल रूट के लिए हमारी कंडीशन क्या है, d इक्वल टू 0।
और d इक्वल टू 0 मतलब ये हुआ कि b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। अब आप मुझे इस क्वेश्चन में बता सकते हैं कि a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू क्या है। ऐसे क्वेश्चन में जब भी आपको दिया जाए a, b और c की वैल्यू निकाली जाए और ऊपर इक्वेशन दी जाए तो आपको किससे इक्वेट करना होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से, क्योंकि यही हमारी जनरल फॉर्म है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट a है, क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 3 है, तो इसका मतलब a की वैल्यू कितनी हो गई, 3। x का कोएफिशिएंट b है, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट माइनस k है, तो b की वैल्यू कितनी हो गई, माइनस k। अब देखिए ax स्क्वायर और bx को छोड़कर बाकी जितनी भी चीज़ें होंगी वो आपकी c हैं, तो इसका मतलब c की वैल्यू कितनी हो गई, 2 प्लस k। यहाँ तक कोई दिक्कत? अगर आपको a, b और c पता चल गया, आप इसके अंदर पुट करके आंसर निकाल लेंगे, कोई दिक्कत? तब भी आप देख लीजिए कि क्या है, 3 माइनस के और 2 प्लस के। a इक्वल टू 3, b इक्वल टू माइनस के और c इक्वल टू 2 प्लस के आपको दिया गया है। और मुझे निकालना क्या है, b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, क्योंकि हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि रियल और इक्वल रूट दिए गए हैं। b की वैल्यू माइनस के का स्क्वायर कितना हो गया, के स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू कितनी है 3 और c की वैल्यू कितनी है 2 प्लस के इक्वल टू 0। अब आप देखेंगे यहाँ से आपको वैल्यू मिलेगी के स्क्वायर, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, माइनस 24 और 4 3 जा 12 माइनस 12 के, ठीक है, माइनस 12 के इक्वल टू 0। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत? तो आपको ये एक इक्वेशन मिल गई। इस इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे, आपको k की 2 वैल्यू मिलेगी, क्योंकि k की डिग्री कितनी है 2, और वही जो k की 2 वैल्यू जो आएंगी वही आपका आंसर होगा। इस तरीके से आपके क्वेश्चन बनते हैं। ये बस एक फॉर्मेट था जो मैंने आपको बताया, आपको इसका आंसर निकालने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको इस तरीके से सवाल आएंगे, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत? यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं। अब मेरी बात ध्यान से समझिए। सबसे पहले हम करते हैं बात फैक्टराइज की, कि आखिर में फैक्टराइज वाली क्वेश्चन हम लोग करेंगे कैसे। तो फैक्टराइज वाले क्वेश्चन में आप मेरी बात समझिएगा। अगर मुझे ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी दे रखा है, तो सबसे पहला मेरा काम जो है वो a और c, मेरे को केवल नंबर देखने हैं, इनकी साइन भी नहीं देखनी। a और c को इंटू कर देना है आपको, और a और c को जो इंटू करके आएगा, जो भी वैल्यू आएगी वो वैल्यू का प्लस और माइनस करने पे हमें क्या मिले, b मिले। जैसे मान लीजिए मुझे क्वेश्चन दिया है 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5, ठीक है, ये क्वेश्चन मुझे दिया गया है और मुझसे पूछ रहा है कि इसके सॉल्यूशन क्या होंगे। तो सॉल्यूशन निकालने के लिए हमें मालूम है, और वो भी उसने बोला है फैक्टराइज मेथड से करना है। तो मैंने आपको बताया कि ये मेरा a हो गया, ये मेरा b हो गया और ये मेरा c हो गया। तो साइन बिना देखे 3 इंटू 5 हमें कितना मिल गया, 15। तो आपको 15 की मदद से 2 निकालना है। मैंने बोला साइन की तरफ आपको ध्यान नहीं देना, 2 निकालना है। 15 की मदद से आपको 2 निकालना है, क्योंकि मैंने आपको बताया a और c को इंटू करके हमें b मिलना चाहिए, और b की वैल्यू यहाँ पे -2 है असल में, लेकिन मैंने आपको बताया फैक्टराइज के मेथड में आपको केवल ऐसे देखना है। अब मेरा अगला काम ये है कि जो भी मुझे यहाँ पे नंबर दिया होगा, वो नंबर आपका, उसको आपको प्राइम नंबर में तोड़ना है। तो प्राइम नंबर में अगर आप तोड़ेंगे तो 3 5 जा 15 होगा, इससे ज़्यादा ये टूटेगा नहीं। और आपको मालूम है कि 3 इंटू 5 करने पे मुझे क्या मिलता है, 15, और 5 माइनस 3 करने पे मुझे क्या मिलता है, 2, और मेरा ये b क्या है, 2। तो इसका मतलब तो यही हुआ कि आपको 2 नंबर पता चल गए, कौन से हैं वो, 5 और 3। तो इसका मतलब आपने मिडल टर्म को 2 भाग में स्प्लिट कर दिया, 5 और 3 में, ठीक है। अब देखिए आपका क्वेश्चन कैसे बना।
आपको दिया गया है 3x² माइनस 2x प्लस 5 और आपको पता चल गया कि आपके पास जो नंबर है वो है 5 और 3, क्योंकि 5 और 3 को मल्टीप्लाई करने पे मुझे 15 मिलता है और 5 और 3 को घटाने पे मुझे 2 मिलता है। अब देखिए 3x² लिखा मैंने, मुझे लाना है -2x और 5 और 3 की मदद से लाना है, तो इसका मतलब मैं क्या लिखूँगा, -5x प्लस 3x, कुछ ये लिखूँगा, ठीक है। और उसके बाद ये जो +5 है ये क्वेश्चन में -5 होगा, तो यहाँ पे ये हो गया -5, ठीक। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो आपने क्या किया, 3 और 5 को मल्टीप्लाई करके 15 लाया और 15 की मदद से 2 कैसे लाया जाए वो नंबर आपको मिल गए 5 और 3। अब मुझे -2x लाना है तो मैं -5x प्लस 3x लिखूँगा। अगर +2x लाना होता तो मैं +5x माइनस 3x लिखता। अब आप देखेंगे कि इन दोनों को और इन दोनों को आपको क्या करना है, कॉमन निकालना है। देखिए पहले वाले में से अगर आप x कॉमन निकालेंगे तो आपको 3x माइनस 5 मिलेगा, और दूसरे वाले में से जब आप कॉमन निकालेंगे तो आपको यही वाला ब्रैकेट मिलना चाहिए, तो पहले तो आप यही ब्रैकेट यहाँ पे लिख दीजिए। अब आप देखिए कि मुझे 3x अगर लाना है तो मैं 3x में कितने का इंटू करूँगा, 1 का, और 1 का इंटू जब मैं -5 में करता हूँ तो मुझे -5 ही मिलता है। तो इसका मतलब आपका आंसर क्या हो गया, आपका आंसर हो गया x + 1 एक ब्रैकेट में और 3x - 5 एक ब्रैकेट में। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। और आप देख रहे हैं कि आपके पास 2 रूट आ गए, एक इससे निकलेगा और एक इससे निकलेगा। दूसरी चीज़, अगर मुझे x + a एक ब्रैकेट में और x + b एक ब्रैकेट में दिया हो और ये = 0 है, तो हमें मालूम है कि x का इंटू x में करने पे हमें डिग्री 2 मिल रही है, तो इसका मतलब इसके सॉल्यूशन कितने होने चाहिए, 2। तो 2 सॉल्यूशन क्या होंगे, पहला सॉल्यूशन होगा आपका x + a = 0 और दूसरा सॉल्यूशन होगा आपका x + b = 0। तो पहले वाले से आपके x की वैल्यू आ गई -a और दूसरे वाले से आपकी x की वैल्यू आ गई -b। तो यही दोनों आपके क्या हैं, सॉल्यूशन। समझ गए आप? तो क्वेश्चन आपको किसी भी टाइप से हो सकता है। जैसे मान लीजिए आपको दिया हो 2x - 3 एक ब्रैकेट में और x + 4 एक ब्रैकेट में = 0 है, तो इसका मतलब तो यही हुआ कि 2x - 3 = 0 है और x + 4 = 0 है। तो इससे हमें x की वैल्यू 3/2 मिल गई और इससे हमें x की वैल्यू -4 मिल गई, ठीक है। तो आपके 2 सॉल्यूशन आ गए, ठीक। ये चीज़ समझ में आई आपको? अगर इतनी चीज़ समझ में आ गई तो आपने ये समझ लिया होगा कि हम कैसे मिडल टर्म को स्प्लिट करते हैं। एक क्वेश्चन और देखिए इसी टाइप का। मान लीजिए आपको दिया रहे x² माइनस 2x, x² माइनस 4x प्लस 4, आपको कुछ ये दिया गया है। अब आप देख रहे हैं कि x² के साथ यहाँ पे 1 है, तो 1 × 4, पहले मुझे क्या करना है, a और c को इंटू करना है। तो 1 × 4 कितना मिल गया, 4। अब मुझे 4 की मदद से b कितना है मेरे पास, 4। असल में -4 है, लेकिन फैक्टराइजेशन के समय पे हम लोग साइन को नहीं देखते हैं। तो 1 × 4 करने पे आपको 4 मिला और 4 से 4 आपको लाना है। तो हमें मालूम है 4 असल में 2 × 2 होता है। तो 2 × 2 करने पे मुझे 4 मिल रहा है और 2 + 2 करने पे भी मुझे 4 मिल रहा है। जहाँ पे हम प्लस माइनस कुछ भी कर सकते हैं, तो आपको 2 + 2 = 4 मिल गया। तो इसका मतलब तो यही हुआ कि आपने x² और -4x को आपको 2 और 2 की मदद से बनाना है। तो -2x प्लस 4। कोई दिक्कत? अब देखिए पहले वाले ब्रैकेट में अगर हम x बाहर निकालें तो अंदर क्या बचेगा, x - 2। दूसरे वाले ब्रैकेट में भी यही बचना चाहिए, तो पहले ही मैंने x - 2 लिख दिया। अब देखता हूँ मैं x में कितने का इंटू करूँगा कि -2x मिल जाएगा, -2 का, और -2 का इंटू -2 में करेंगे तो +4 हमें मिल जाएगा। तो इसका मतलब आपको 2 ब्रैकेट मिल गए, x - 2 एक ब्रैकेट में और x - 2 एक ब्रैकेट में। अब ये चीज़ आपकी अगर = 0 दी गई है
इक्वल टू 0 दी गई है तो आपकी x की वैल्यू कितनी आएगी, पहले वाले ब्रैकेट से 2 और दूसरे वाले ब्रैकेट से भी 2। और हमने अभी पढ़ा था कि कोई भी वैल्यू अगर वो हमें 0 इक्वल टू 0 हम पुट करते हैं तो वो वैल्यू जो आएगी वो उसकी सॉल्यूशन या फिर रूट होगी। तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि अगर आपको ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में x की वो वैल्यू जो इसकी सॉल्यूशन हो या रूट हो, ये अगर पूछा जाए कि x की वो वैल्यू बताओ जो इसकी सॉल्यूशन हो या रूट हो, तो आप क्या करोगे, आप ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को 0 के बराबर पुट कर दोगे और इसको फैक्टराइज करके दो वैल्यू निकाल लोगे। मान लीजिए ये आपका जब फैक्टराइज किए तो आपको x प्लस बी और x प्लस सी 2 भाग में ये बट गया और ये इक्वल टू 0 के बराबर है। तो इसका मतलब आपका एक सॉल्यूशन इससे निकलेगा और एक सॉल्यूशन इससे निकलेगा। और वो सॉल्यूशन क्या निकलेगा, पहले वाले का सॉल्यूशन निकलेगा माइनस बी और दूसरे वाले का सॉल्यूशन निकलेगा माइनस सी। माइनस बी और माइनस सी क्यों निकलेगा, क्योंकि एक बार आप x प्लस बी को 0 के बराबर पुट करोगे और एक बार आप x प्लस सी को 0 के बराबर पुट करोगे तो आपको x की वैल्यू माइनस बी और x की वैल्यू माइनस सी मिलेगी। कोई दिक्कत नहीं, आगे आइए। तो मेरे ख्याल से यही कुछ चीज़ यहाँ पे बताई गई है और ये सारी चीज़ें आप समझ गए, ठीक है। तो इस वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो आपका ये चैप्टर है क्लास 10th में, इसमें बस इतनी ही चीज़ें आपके एग्ज़ाम में इस बार आएंगी। आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम वर्ड प्रॉब्लम आपको इसमें करने की ज़रूरत नहीं है। वो वर्ड प्रॉब्लम और सिचुएशन प्रॉब्लम आपके कोर्स से हटा दिया गया है। तो हम लोग जितनी चीज़ें यहाँ पे पढ़ेंगे वो सारी चीज़ें आपके एग्ज़ाम में आनी हैं और मैंने अभी तक जितनी चीज़ें डिस्कस करी वो सारी चीज़ें भी आपको समझनी हैं, ठीक है। कोई दिक्कत आपको यहाँ तक? तो मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी और आपने सारी चीज़ें समझ ली। एक चीज़ अगर मैं आपको रिवाइंड कराना चाहूँ तो आपको ये समझना है कि कोई भी चीज़ क्वाड्रेटिक हो, चाहे लीनियर हो, चाहे क्यूबिक हो, चाहे बाय क्वाड्रेटिक हो, ये सारी चीज़ें सबसे पहले एक पॉलिनोमियल होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें पहले एक पॉलिनोमियल होनी चाहिए तभी उसका आंसर निकलेगा। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि पॉलिनोमियल क्या होते हैं या पॉलिनोमियल को हम कैसे पहचानें। तो पॉलिनोमियल को पहचानने का जो तरीका है वो समझिए आप। आपको अगर 3x स्क्वायर माइनस 2x की पावर -1 प्लस 4x क्यूब माइनस 3 दिया गया है, मान लीजिए आपको ये दिया गया है और आपसे पूछ रहा है क्या ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे x की सबसे मैक्सिमम डिग्री 3 है, क्योंकि ये वाले की डिग्री तो 0 हो गई, ये वाले की डिग्री 2 हो गई, ये वाले की डिग्री -1 हो गई और हमें मालूम है कि ये जो 3 लिखा गया है इनकी डिग्री क्या होती है, 0। किसी भी कांस्टेंट की डिग्री क्या होती है, 0। तो हमें यहाँ पे कुछ 3 टाइप की चीज़ देखने को मिल रही है, 2, -1 और 3 और 0। इंटू एक्स की पावर 0 होता है। कोई भी कांस्टेंट अगर लिखा गया है तो उसके साथ x की पावर 0 होता है और हमें मालूम है किसी भी नंबर की अगर पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है, तो इसीलिए ये -3 हो। तो आप देख रहे हैं कि आपके पास कुछ एक्सपोनेंट आए हैं x के और वो एक्सपोनेंट क्या क्या हैं, 2, -1, 3 और 0। तो पॉलिनोमियल की सबसे मेन कंडीशन यही है कि कोई भी चीज़ पॉलिनोमियल तभी होगी जब हमारे x के एक्सपोनेंट होल नंबर हों। x के एक्सपोनेंट हमारे पास होल नंबर होने चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, ज़रा समझिए। मेरे को अगर दिया गया है √2x माइनस 3x स्क्वायर प्लस √2x पूरा ब्रैकेट में, एक बार 2x पूरा ब्रैकेट में है और एक बार केवल √2 तक है।
और आपसे ये पूछ रहा है कि क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहला काम आपका ये है कि x के एक्सपोनेंट पता करो कि क्या क्या है। x का एक्सपोनेंट पहले वाले में 1 है क्योंकि √2 अलग है, तो ये हो गया √2 इंटू एक्स की पावर 1 और यहाँ पे आपका आ गया एक्सपोनेंट 1। दूसरा आपको दिया गया है -3x², इसमें x का एक्सपोनेंट क्या है 2। और तीसरा आपको दिया गया है अंडर रूट के अंदर 2x, तो इसका मतलब हुआ कि 2x की पावर 1/2। ठीक है, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमें x की पावर क्या मिल रही है 1/2। तो आपको एक पावर मिल रही है 1, एक पावर मिल रही है 2 और एक पावर मिल रही है 1/2। तो आप मुझे बता सकते हैं क्या ये तीनों होल नंबर हैं? तो हम बोलेंगे कि सर ये जो 1/2 आपने लिखा है ये पॉइंट में आता है, ये फ्रैक्शन है ना कि होल नंबर है। तो कभी भी आपका अगर फ्रैक्शन आ जाए x का एक्सपोनेंट तो भी वो आपका पॉलिनोमियल नहीं है। हमें मालूम है कि होल नंबर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे करते चले जाते हैं, लेकिन इनके बीच में जो नंबर आते हैं जैसे 1.2, 0.5, 4.5, ये सारे होल नंबर नहीं हैं। एक चीज़ और समझिए कि अगर कोई भी नंबर हो और उसकी पावर 0 हो, चाहे वो -300 ही क्यों ना हो और चाहे वो 400 ही क्यों ना हो, अगर इनकी पावर 0 दी गई है तो इनकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। तो इसका मतलब अगर हमें कोई साधारण नंबर दिया जाए 4 और मुझसे पूछा जाए कि इसकी डिग्री कितनी है, तो आप बोलोगे कि सर इसके साथ x की पावर 0 लगा हुआ है, तो इसका मतलब किसी भी कांस्टेंट जो नंबर होता है उसकी डिग्री क्या होती है 0 होती है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन देखने हैं और समझने हैं कि पॉलिनोमियल सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए वो नंबर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होना चाहिए। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखिए, 3x² - 4√x + 2, क्या ये पॉलिनोमियल है? तो आप बोलोगे कि सर पहले वाले में मुझे x की डिग्री 2 मिल रही है, दूसरे वाले में मुझे x की डिग्री 1/2 मिल रही है और तीसरे वाले में मुझे x की डिग्री 0 मिल रही है क्योंकि ये कांस्टेंट है। अब आप देख रहे हैं 1/2 ऐसा नंबर है जो मेरा डेसिमल में आ रहा है, तो इसका मतलब ये आपका पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, आइए अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यही आपका चैप्टर है और यही आपको समझना है इस पूरे चैप्टर में। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं और एक एक क्वेश्चन आपको दिखाने की कोशिश करता हूं कि किस किस प्रकार के क्वेश्चन आपके इस एग्ज़ाम में बनते हैं और आपको इन्हें देखना है और इनके ऊपर प्रैक्टिस करनी है। तो सबसे पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि इसमें से कौन कौन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वही होगी जो ax² + bx + c = 0 होगी। ठीक है, और ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होना चाहिए जो 0 के बराबर हो। तो हम देख रहे हैं पहले वाले में ax² bx + c में जो पहला वाला है उसमें मेरी x की डिग्री क्या क्या है 2 है, 1 है और 0 है, तो इसका मतलब पहला वाला मेरा पॉलिनोमियल है और यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी है। दूसरे वाले में मेरी x की डिग्री क्या है 2 है और 1 है, तो इसका मतलब दूसरा वाला भी मेरा पॉलिनोमियल है। तीसरे वाले पे आइए आप, तीसरा आपको लिखा है x + 3/x = x²। तो पहला काम तो मेरा यही है कि मैं इसे कौन सी फॉर्म में लाऊं, ax² + bx + c की फॉर्म में लाऊं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं x + 3/x को जब आप सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा आपको x² + 3 = x³, क्योंकि ये जो नीचे x का एलसीएम आएगा वो x² में इंटू हो जाएगा और आपको x³ मिल जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि जब आप इसे और सही करेंगे तो कुछ मिलेगा आपको x³ - x² - 3 = 0। क्वेश्चन में बोला गया है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो वही होगी जिसकी मैक्सिमम डिग्री क्या हो 2। क्या यहाँ पे हमें मैक्सिमम डिग्री 2 दिख रही है? हमें मैक्सिमम डिग्री यहाँ पे 3 दिख रही है, तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है ना कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे पे आइए आप।
अगला दिया है आपको एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इक्वल टू 2। तो आपको मालूम है जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन x² इक्वल टू 2 मिलेगा। और जब आप इसे और सॉल्व करेंगे तो आपको x² माइनस 2x² प्लस 1 इक्वल टू 0 मिलेगा। अब आप देख रहे हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है कि नहीं। तो हम देख रहे हैं कि सबसे मैक्सिमम पावर क्या है, 4 है, फिर 2 है और फिर 1 की पावर क्या होगी, 0। तो इसका मतलब 4, 2 और 0 होल नंबर तो हैं, लेकिन मेरी मैक्सिमम डिग्री 4 आ रही है। तो इसका मतलब ये भी आपका पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मैक्सिमम डिग्री ही 2 होनी चाहिए। आगे आइए, अगला क्वेश्चन आपको दिया है x² प्लस 2√x माइनस 3। आप देख रहे हैं x² में आपको एक्सपोनेंट क्या मिल रहा है, 2। 2√x में x का एक्सपोनेंट क्या मिल रहा है, 1/2। और माइनस 3 में आपको x का एक्सपोनेंट क्या मिल रहा है, 0। तो आप देख रहे हैं 1/2 मेरा होल नंबर नहीं है, तो ये पॉलिनोमियल ही नहीं है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने का कोई सवाल ही नहीं है। आपको सबसे पहला काम ये है कि पॉलिनोमियल चेक करिए। और पॉलिनोमियल कैसे चेक करेंगे कि वो होल नंबर हैं कि नहीं, x के एक्सपोनेंट। जब आपके x के एक्सपोनेंट होल नंबर आ जाएंगे तो वो पॉलिनोमियल है। अब उसके बाद आप उसे इक्वल टू 0 की फॉर्म में लाएंगे। कौन सी फॉर्म में लाएंगे, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 की फॉर्म में लाएंगे। और आप देखेंगे कि आपको मैक्सिमम डिग्री 2 मिलनी चाहिए, या मैक्सिमम एक्सपोनेंट x का कितना मिलना चाहिए, 2 मिलना चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि जिनमें भी 2 से ज़्यादा एक्सपोनेंट आ रहा है वो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। अब आइए आप छठवें क्वेश्चन पे। छठवें क्वेश्चन में हर जगह आपको मैक्सिमम 2, 1 और 0 इस तरफ भी और इस तरफ भी मिल रहा है। ठीक है, तो मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और अच्छा करता हूँ, आप समझने की कोशिश करिएगा। 3x² माइनस 2x प्लस 4 इक्वल टू 3x² प्लस 4x माइनस 6, ये आपको दिया गया है और आपसे पूछ रहा है कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो मुझे मालूम है कि कभी भी क्वेश्चन देख के मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनाना, सबसे पहले मुझे इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लाना है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म क्या होती है कि आपके पास एक x² का कोएफिशिएंट होना चाहिए, एक x का कोएफिशिएंट होना चाहिए और एक कांस्टेंट होना चाहिए, और वो सारी चीज़ें 0 के बराबर होनी चाहिए। क्या यहाँ पे 0 के बराबर है, नहीं है। तो आप 3x² को उधर ले जाएंगे तो 3x² से 3x² कैंसिल हो जाएगा। माइनस 2x माइनस 4x कितना हो जाएगा, माइनस 6x। और प्लस 4 प्लस 6 कितना हो जाएगा, प्लस 10 इक्वल टू 0। कुछ ये हो जाएगा। जब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा, अब मैं देख रहा हूँ कि ये वाली जो इक्वेशन है इसमें इक्वल टू 0 तो आ रहा है, लेकिन यहाँ पे x की मैक्सिमम डिग्री क्या है, 1 है। लेकिन हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की मैक्सिमम डिग्री क्या चाहिए, 2 चाहिए। तो इसका मतलब आपका ये जो क्वेश्चन है ये पॉलिनोमियल नहीं है, या मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। पॉलिनोमियल तो है ये, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे x की मैक्सिमम डिग्री आपको कितनी मिल रही है, 1 मिल रही है। क्वाड्रेटिक मतलब डिग्री 2, और डिग्री 2 मतलब 2 रूट, 2 रूट मतलब 2 सॉल्यूशन। और वो 2 सॉल्यूशन कैसे निकलेंगे, जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इक्वल टू 0 पुट करके आंसर निकालेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलिए। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन वेदर। मैंने यहाँ पे आंसर भी दे रखे हैं, तो मेरे बताने का ढंग अलग है, लेकिन आपको क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम में आए तो उसी के लिए मैं ये आंसर प्रोवाइड करता हूँ, ताकि आप आंसर को देखकर आंसर इसी हिसाब से लिखने की कोशिश करें। और इसके अंदर जो चीज़ नहीं समझ में आती है वो चीज़ आप मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन मेरे बताने का तरीका और यहाँ पे लिखने के तरीके में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मैं आपको कॉन्सेप्ट की तरीके से बता रहा हूँ, लेकिन जो आपको एग्ज़ाम में चीज़ें लिखनी हैं वो एकदम स्टेप वाइज लिखनी है, तभी आपको आंसर क्वेश्चन में नंबर मिलेंगे। अगर आप मेरे हिसाब से वहाँ पे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे वहाँ पे लिखेंगे तो आपको आंसर तो सही आएगा, लेकिन उसके नंबर नहीं मिलेंगे। तो ये सब चीज़ों का आपको ख्याल रखना है। हमारा काम है कि आपको सिर्फ इतना बताना कि आप कोई भी क्वेश्चन कर सकें, लेकिन उस क्वेश्चन को कैसे लिखना है, कैसे उसको सजना संवरना है, वो सारी चीज़ों का काम आपका है। ठीक है, देखिए अब इसमें क्या बोल रहा है क्वेश्चन। ये बोल रहा है कि
ऐसे इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन वेदर द गिवन वैल्यू आर सॉल्यूशन और नॉट। ये बोल रहा है कि हर एक क्वेश्चन के बगल में x की 2 वैल्यू दी गई है। x की 2 वैल्यू क्यों दी गई है? क्योंकि x की डिग्री यहाँ पे 2 है, डिग्री 2, तो इसका मतलब 2 सॉल्यूशन। तो आपसे ये बोल रहा है कि क्या ये इसके सॉल्यूशन हैं। तो मैं आपको 4th क्वेश्चन की तरफ आप ध्यान दीजिएगा, 4th क्वेश्चन की तरफ आप ध्यान दीजिएगा और आप देख रहे हैं इसमें x की वैल्यू √2 दे रखी है और -2 √2 दे रखी है। ठीक है, तो आपको जो क्वेश्चन दिया गया है वो क्या दिया गया है? x² प्लस √2x -4। ठीक है, और आपसे पूछ रहा है इक्वल टू 0 भी दे रखा है और आपसे पूछ रहा है कि क्या √2 और -2 √2 इसके सॉल्यूशन हैं। तो सॉल्यूशन के लिए हमें क्या चेक करना होता है? अगर p√2 हमारा 0 के बराबर आ गया तो ये सॉल्यूशन है। तो हम देखते हैं, हम हर x की जगह √2 पुट करके देखते हैं। तो √2 का स्क्वायर कितना हो गया? 2। √2 इंटू √2 कितना हो गया? 2। और -4 के साथ कोई x नहीं लगा तो वो -4। तो 2 + 2 4, 4 - 4 0। तो इसका मतलब √2 इज द सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। √2 इसका सॉल्यूशन है। अब दूसरा हम चेक करते हैं। दूसरा आपको क्या दिया गया है इसी क्वेश्चन में? -2 √2, -2 √2, और आपके पास क्वेश्चन क्या है? x² प्लस √2x -4। अब मुझे आप बताइए, -2 √2 का अगर आप स्क्वायर करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? आपको मालूम है -1 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस मिलेगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 मिलेगा और √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 मिलेगा। इसका मतलब x² की वैल्यू कितनी आ गई? 8। ठीक है, अगला इसने बोला √2 में हमें -2 √2 का इंटू करना है। तो √2 में अगर आप x की जगह पे -2 √2 रखें तो आप देख रहे हैं -2 तो आपका वही आ गया और √2 इंटू √2 आपका 2 में बदल गया। कोई दिक्कत? तो -2 √2 इंटू √2 आपको मिल गया -2 इंटू 2, जो किसके बराबर होता है? -4 के। आगे हमें -4 दिया हुआ है, उसके साथ कोई x नहीं लगा है तो वो -4 हो गया। अब आप देख रहे हैं 8 - 8 = 0, इस पे भी मिल रहा है। तो इसका मतलब तो यही हुआ कि आपके ये जो दोनों वैल्यू दी गई हैं √2 और -2 √2 इज़ द सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है इसके ये सॉल्यूशन हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आगे चलें, आगे देखिए। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर आपके ये जो बगल में नंबर दिए गए हैं ये नंबर इसके सॉल्यूशन हैं। पहले से ही इसने बता दिया कि ये नंबर इसके सॉल्यूशन है। तो अगर ये इसके सॉल्यूशन हैं तो इसका मतलब इसकी वैल्यू पुट करने पे हमें 0 मिलना चाहिए। तो ये बोल रहा है कि अगर बगल वाले नंबर इसके सॉल्यूशन हैं तो आपको बताना है k की वैल्यू क्या होगी। देखिए आप क्वेश्चन की तरफ, मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। तीसरा क्वेश्चन देखिए आप, x² प्लस 2ax - k = 0 दे रखा है और आपको ये भी बता रखा है कि x = -a इज़ द सॉल्यूशन। ठीक है, x = -a इसका सॉल्यूशन है तो k की वैल्यू क्या होगी? अगर x = a इसका सॉल्यूशन है तो p ऑफ -a पे मुझे क्या मिलना चाहिए? 0 मिलना चाहिए कि नहीं? और p ऑफ -a क्या है? अगर मेरी ये इक्वेशन है तो इसमें x की जगह पे मुझे -a रखना है। अब -a का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिल जाएगा? a²। और 2a में आप -a का इंटू करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? -2a²। और -k को आप वैसे ही रखेंगे क्योंकि उसके साथ कोई x नहीं है, = 0। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। a² - 2a² कितना हो गया? -a² - k = 0। ठीक है,
तो k की वैल्यू कितनी आ गई? तो आप देख रहे हैं कि आपको k की वैल्यू मिल जाएगी -a², उस तरफ गया तो +a² और फिर माइनस गया तो -a²। तो अगर आप k की वैल्यू -a² यहाँ पर रख देंगे तो उसका सॉल्यूशन x = -a आपका निकल जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत आपको इस क्वेश्चन में? अब कोई दिक्कत नहीं, आगे चलिए। अब देखिए इस क्वेश्चन को देखिए आप, ये बोल रहा है कि ये जो आपको इक्वेशन दी है 3x² - 2kx + 2m = 0, ये जो क्वेश्चन आपको दिया गया है इसके दो सॉल्यूशन हैं और वो दोनों सॉल्यूशन आपको बता दिया है x = 2 और x = 3। अगर ये दोनों इसके सॉल्यूशन हैं तो k और m ये दो जो चीज़ें हैं इनकी वैल्यू क्या होगी? तो हमें मालूम है अगर ये दोनों इसके सॉल्यूशन हैं तो इसका मतलब तो यही हुआ कि P(2) पे भी आपको 0 मिल रहा है और P(3) पे भी आपको 0 मिल रहा है। और P(2) अगर मैं उसमें पुट करूं तो 2² कितना हो गया? 4 और 4 3 जा 12। ठीक है, 4 3 जा 12। उसके बाद -2k है, x की जगह पे मैं अगर 2 पुट करूं, x की जगह पे मैं अगर 2 पुट करूं तो ये क्या हो जाएगा? -4k। और 2m में मेरा कोई x नहीं लगा है तो इसका मतलब ये हो गया +2m = 0। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको? कोई दिक्कत नहीं। लेकिन क्या आप इस इक्वेशन से k और m की वैल्यू निकाल सकते हैं? मैंने आपको बताया था कि जितने भी अननोन होंगे उतने ही हमारे पास इक्वेशन होनी चाहिए, तभी हमारा सॉल्यूशन निकलेगा। तो मैं इस एक इक्वेशन के माध्यम से k और m की वैल्यू नहीं निकाल सकता क्योंकि मेरे पास एक ही इक्वेशन है और मेरे पास दो अननोन है। तो मैंने क्या किया, मैंने जो दूसरा वाला P(3) = 0 है उसका भी मैंने इस्तेमाल किया और उसकी भी वैल्यू निकाली। कैसे? अब मैं P(3) पुट करूं तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। उसके बाद मैं 3 पुट करूं तो ये हो जाएगा -6k और ये हो जाएगा +2m = 0। अब आपके पास दो इक्वेशन हैं और इन दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे, आपको k और m की वैल्यू मिल जाएगी। देखिए, एक आपको इक्वेशन मिली 12 - 4k + 2m = 0, जिसे आप अगर अपने हिसाब से लिखें तो क्या लिखेंगे? हमें मालूम है कि क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम लोग कुछ इस हिसाब से चीज़ें करते हैं। 4k - 2m = 12। मैं सारी चीज़ों को 4k और 2m को इधर ले गया और 12 को इधर ही रहने दिया, ये आ गया। और जो दूसरी वाली इक्वेशन है वो हो गई मेरी 6k - 2m = 27। हमें मालूम है क्वेश्चन लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के लिए k को k के नीचे, m को m के नीचे और कांस्टेंट को कांस्टेंट के नीचे हम लोग रखते हैं। अब मुझे ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, k और m की वैल्यू निकालनी है। मेरे पास दो अननोन हैं, दो इक्वेशन हैं, मेरा आंसर निकल सकता है। तो मैंने क्या किया, पहली बार दोनों को घटा दिया। पहली बार मैंने दोनों को घटा दिया और मैं जैसे ही घटाऊंगा तो मेरी सारी साइनें बदल जाएंगी और 4k - 6k की वैल्यू क्या होगी? -2k। -2m + 2m आपस में कट जाएगा और 12 - 27 की वैल्यू क्या होगी? -15। तो माइनस से माइनस कैंसिल, k की वैल्यू क्या आ गई? 15/2। k की वैल्यू कितनी आ गई? 15/2। तो ये k की वैल्यू 15/2 हमारा आंसर आ गया। अब मैं इस k की वैल्यू 15/2 को चाहे इसमें पुट कर दूं चाहे इसमें पुट कर दूं। मैं जैसे ही k की वैल्यू 15/2 पुट करूंगा मेरा अननोन केवल एक ही बचेगा, तो मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करके इसका आंसर निकाल सकता हूँ। तब भी आप देख लीजिए k की वैल्यू 15/2 है ना। देखिए आपको दिया है 4k - 2m = 12 जो एक इक्वेशन थी और मैंने k की वैल्यू 15/2 यहाँ पे पुट कर दी, -2m = 12। आप देख रहे हैं 2 2 जा 4 और 15 2 जा 30 और 12 - 30 करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा? -18। और m की वैल्यू कितनी आ जाएगी?
9। ठीक है, तो इसीलिए आपको यहाँ पे इन्होंने ये 2 वैल्यू दी थी ताकि 2 अननोन जो हैं आपके पास उनके साथ आपको 2 इक्वेशन मिल जाए और दोनों इक्वेशन से आप के और एम की वैल्यू निकाल लें। क्वेश्चन में आपको देखना है कितने अननोन हैं और अननोन के एम इनकी फॉर्म में दिए होंगे, तो जितने अननोन होंगे उतनी ही आपकी इक्वेशन बनेगी। ठीक है, उतनी ही आपकी इक्वेशन बनेगी। हमें मालूम है कि अगर क्वेश्चन 2k² x माइनस 3k + 1x + 2 = 0 दिया हुआ है और मुझे बोल रहा है x = 1 इज़ द सॉल्यूशन। अगर x = 1 इसका सॉल्यूशन है तो आप देख रहे हैं केवल k ही अननोन इसके अंदर मुझे दिख रहा है, तो मेरा आंसर निकल सकता है क्योंकि हमें एक सॉल्यूशन है। तो मैं x की वैल्यू इसमें 1 पुट करूँगा तो मेरे को क्या मिल जाएगा, 2k² - 3k + 1 + 2 = 0। देखिए ये पूरी इक्वेशन में आपको केवल एक ही अननोन दिख रहा है k, तो मेरे ख्याल से आप इसको आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यही इस क्वेश्चन का मतलब था। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत आते हैं जिसमें 2 इक्वेशन बनती है और आपको 2 अननोन दिए रहते हैं k और m। ठीक है, आगे आइए। अब इसने बोला कि ये सब कुछ क्वेश्चन हैं तीनों टाइप के, इनका आंसर मैं यहाँ पे दिया हुआ हूँ, लेकिन मैं आपको एक क्वेश्चन इसमें से सॉल्व करके दिखा दूँ, बाकी 2 क्वेश्चन आप अपने हिसाब से सॉल्व करिएगा। देखिए हम लोग करते हैं तीसरा क्वेश्चन, मैं आपको बताता हूँ, या पहला ही लीजिए। पहला क्वेश्चन आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इन्होंने बोला कि सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। आपको ये क्वेश्चन फैक्टराइजेशन से मेथड से सॉल्व करना है। तो आपका सबसे पहला काम ये है कि चाहे कैसा भी क्वेश्चन हो, उस क्वेश्चन को मुझे ax² + bx + c की फॉर्म में लाना है। मुझे इस फॉर्म में पूरे क्वेश्चन को बदलना है। चाहे क्वेश्चन कैसा भी हो, मुझे क्वेश्चन को इस फॉर्म में बदलना है। और इस फॉर्म में बदलने का मतलब ये हुआ कि आपके पास एक x² का कोएफिशिएंट होना चाहिए, एक x का कोएफिशिएंट होना चाहिए और एक कांस्टेंट होना चाहिए। इसके अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आइए अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपको ये वाला जो क्वेश्चन दिया गया है, इसमें आप देख रहे हैं x + 1 और x, ये दोनों आपके डिनोमिनेटर सेम नहीं हैं। तो मेरे को सबसे पहले तो मैंने क्या किया, दोनों का डिनोमिनेटर सेम करके एलसीएम रख दिया। तो मेरा एलसीएम क्या आ गया, x × x + 1। तो अगर मैं पहले वाले की बात करूं तो x + 1 में मुझे ये एलसीएम लाने के लिए कितने का इंटू करना होगा, x का। तो इसका मतलब यहाँ पे हो गया x²। और दूसरे वाले में x + 1 एलसीएम लाने के लिए मुझे x + 1 का इंटू करना होगा और x + 1 मेरे पास पहले से मौजूद है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, x + 1 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत। और ये चीज़ आपकी किसके बराबर दे रखी है, 34/15। अब आप देख रहे हैं x + 1 के होल स्क्वायर को जब आप खोलेंगे तो आपको x² + 2x + 1 मिलेगा और हमें पहले से एक x² रखा हुआ है। तो आप देख रहे हैं x² + x² आपके पास कितना हो गया, 2x² और 2x + 1 और नीचे आपको क्या मिल गया, x को x में इंटू करेंगे तो x² और x को 1 में इंटू करेंगे तो x। कुछ ही आपको मिलेगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। और ये चीज़ आपकी किसके बराबर है, ये चीज़ आपकी 34/15 के बराबर है जो मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, अब मुझे मालूम है अगर कोई चीज़ इक्वल टू में होती है तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो मैं 34 को x² + x से मल्टीप्लाई कर दूंगा और 15 को 2x² + 2x + 1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, कुछ यही होगा। 15 का मल्टीप्लाई पूरा ऊपर और 34 का मल्टीप्लाई पूरा नीचे। तो आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा, 34x² + 34x और नीचे वाले से क्या मिल जाएगा, 30x² + 30x
प्लस 15, कुछ ये मिलेगा। अभी भी मेरा इक्वेशन पूरा क्वाड्रेटिक फॉर्म में नहीं है क्योंकि इक्वल टू 0 लाना है। तो हमें 34x², देखिए यहाँ पे ये जो चीज़ आपको मिली है, ये जो चीज़ आपको मिली है 34x² प्लस 34x, फिर उसके बाद 15, 30x² प्लस 30x प्लस 15। जब आप इसे पूरा सॉल्व करेंगे तो 34x² माइनस 30x² कितना हो गया 4x², 34x माइनस 30x कितना हो गया प्लस 4x, और प्लस 15 इस तरफ जाएगा तो माइनस 15। अब देखिए जो आपको ये चीज़ मिली 4x² प्लस 4x माइनस 15, ठीक है, ये चीज़ इक्वल टू 0 में आपको मिल गई। अब आप देखिए क्या ये इक्वेशन मेरी उस फॉर्म में है। आप देख रहे हैं आपके पास एक x² का कोएफिशिएंट है, एक x का कोएफिशिएंट है, एक कांस्टेंट है आपके पास, और ये इक्वल टू 0 के बराबर है। तो इसका मतलब अब आपकी पूरी इक्वेशन जो उतनी बड़ी थी वो क्वाड्रेटिक फॉर्म में बदल गई। तो आपको सबसे पहला काम यही है कि किसी भी क्वेश्चन को क्वाड्रेटिक फॉर्म में बदलना। अब ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में बदल गई, इन्होंने बोला फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करो। तो हमें दिया क्या है देख लीजिए आप, हमें दिया है 4x² प्लस 4x माइनस 15, और मैंने बताया इसमें ये रहा मेरा a, ये रहा मेरा b और ये रहा मेरा c, क्योंकि क्वेश्चन में बोला फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो मैं a इंटू सी पहले कर देता हूँ फैक्टराइजेशन मेथड में, साइन मुझे नहीं देखनी, तो 4 इंटू 15 कितना हो गया 60। तो मुझे 60 की मदद से b लाना है 4, 60 की मदद से मुझे क्या लाना है 4, और मुझे मालूम है 60 किसके बराबर होता है, 6 10 जा 60 और 10 माइनस 6 इक्वल टू 4, ठीक है, 6 10 जा 60 और 10 माइनस 6 इक्वल टू 4। तो इससे हमें क्या चीज़ पता चली, इससे हमें ये पता चल गई कि हमारे पास दो नंबर कौन से हैं 10 और 6। 10 और 6 को आपस में गुणा करोगे तो आपको 60 मिलेगा, और 10 में से 6 घटाओगे तो आपको 4 मिलेगा। तो आपको 10 और 6 दो नंबर पता चल गए, और आप अब इसे स्प्लिटिंग द मिडल टर्म कर देंगे। और स्प्लिटिंग द मिडल टर्म करने का मतलब क्या हुआ कि आप ये जो प्लस 4x है इसे आप क्या लिख देंगे, प्लस 10x माइनस 4x, ठीक है। इस प्लस 4x को आप क्या लिख देंगे, प्लस 10x माइनस 6x, सॉरी 6x। तो देखिए आपका क्वेश्चन किस में बदल जाएगा, 4x² प्लस 10x माइनस 6x माइनस 15, ठीक है। अब देखिए पहले वाले में से 4 और 10 में से मेरा क्या कॉमन निकल सकता है, 2। x² और x में से क्या कॉमन निकल सकता है, x। तो मेरा पहले वाले में क्या बचेगा 2x प्लस 5। अब मुझे मालूम है अगर मेरा स्प्लिटिंग द मिडल टर्म सही है तो ये 2x प्लस 5 दूसरे वाले में भी आना चाहिए। तो मैंने पहले ही 2x प्लस 5 लिख दिया। अब देखिए माइनस 6x लाने के लिए 2x में मुझे कितने का इंटू करना होगा, -3 का, और -3 का इंटू जब आप प्लस 5 में करेंगे तो -15 भी आपको मिल रहा है। इसका मतलब ये चीज़ आपने एकदम सही लिखी। तो आपका ये क्वेश्चन किस में बदल गया, देखिए आपके जो दो आंसर आएंगे, एक आएगा आपके पास 2x माइनस 3 एक ब्रैकेट में, और एक आएगा आपके पास 2x प्लस 5 एक ब्रैकेट में, और ये दोनों चीज़ आपकी इक्वल टू 0 के बराबर है क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया है। अब मैंने आपको बताया अगर दो ब्रैकेट हैं और वो इक्वल टू 0 के बराबर हैं तो दो ब्रैकेट मतलब दो सॉल्यूशन, तो इसका मतलब एक आपके पास 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 से निकलेगा और एक 2x प्लस 5 इक्वल टू 0 से निकलेगा। तो पहले वाले से वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/2, और दूसरे वाले से वैल्यू कितनी आ जाएगी -5/2, ठीक है। तो यही सॉल्यूशन निकालना होता है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो घंटा ज़्यादा होने के कारण हम इस लेक्चर को यहीं पे रोकते हैं, अगले लेक्चर में हम इसको कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप इतनी चीज़ें रिवाइज़ करिए और अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि हमने इस वाले लेक्चर में क्या चीज़ें इसमें हैं, इस चैप्टर में वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली। अगर आपको ये लेक्चर समझ में आ जाएगा
तभी आप लेक्चर 2 की तरफ बढ़िएगा। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।